कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकना है, क्योंकि ये सरकार 5 किलो राशन देकर लोगों के हक अधिकार को लूटना चाहती है। मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर संविधान की तरफ आ जाएगी तो अम्बेडकरवादी मैदान में होगा और मैदान का रंग चाहे कुछ भी, अम्बेडकरवादी पीछे नहीं हटेगा। मेरी बात को अभियान इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना, नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। इस सरकार में अभी लेखपाल भर्ती आई तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहीं घुस जाता है। कोई धार्मिक आजादी नहीं है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई धार्मिक आजादी नहीं। कोई मस्जिद में घुस जाता है, कोई गुरुद्वारे में घुस जाता है, लोगों को जाकर पीट के मारने काम कर रहे, कोई दाढ़ी के नाम पे, कोई टोपी के नाम पे, पशु के नाम पे, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हाल हो गया। कब तक लूटते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे, कब तक सुताए जाते रहोगे? अब समय आ गया है, इस देश में उसी की सुनी जाती है जो लड़ता। ये लोकतंत्र है, यहाँ लाठी डंडों से ताकत नहीं बनती, यहाँ वोट से ताकत बनती है। मेरे लोगों, जहाँ आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे, ये गुंडे प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों की तरफ भाग जाएंगे। मेरी बात को आप, ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, और आने वाले दिनों में भी ये सरकार वकीलों के विरोध में रहेगी। ऐसा नहीं पैसा नहीं है देश में, ऐसा नहीं पैसा नहीं है प्रदेश में, वो पैसा नेताओं की तिजोरियों में बंद है। एक मौका तो सबकी जांच करा के वो पैसा गरीबों में बांटने का काम किया जाएगा। मेरी बात साथ। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आज जो ये इतनी बड़ी संख्या में ये जो जन समूह यहाँ खड़ा है, ये वो जन समूह है जो संघर्ष करना जानता है और जो अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना जानता है। प्यारे साथियों, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक जगह पे मुझे बड़ी शानदार शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा मिली। मैंने जब उनको स्मरण किया, नमन किया, माल्यार्पण किया, तो मैंने गौरवान्वित महसूस किया। हालांकि एक बार इस अमरोहा का नाम बदलकर भी महापुरुषों के नाम पे रखा गया, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई थी उनको महापुरुषों से इतनी एलर्जी थी कि उन्होंने बदले हुए नाम को बदल के इस पूरे बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं है, ये भी छिपा हुआ नहीं है। आज तो वोट लेने के लिए हर आदमी जब चुनाव आता है आपके बीच में आता है। ये जो माई मेरी यहां बैठी है, जब चुनाव आएगा तो आप देखना, लाल, काला, पीला, गुलाबी, नारंगी, पता नहीं कौन कौन सा पटका पहन के लोग आपके बीच आएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपका हाथ, बोझी खड़े होने, आपका हाथ ऐसे पकड़ेंगे और अपने सर पर रखवाएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपके गले लगेंगे, आपके घर में बैठेंगे, नौटंकी करने के लिए कहेंगे पानी का एक गिलास ला दो, कहेंगे घर में कुछ खाने को है तो मुझे भूख लगी है, भाईचारा दिखाएंगे, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा फिर अगले 5 साल आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। इन 5 सालों में जब भी आपके आंख में आंसू आएगा तो कोई ना कोई नीले पटके वाला आपके आंसू पूछने के लिए आएगा, आपके आवाज सुनने के लिए आएगा। मेरी बात से आएगा। प्यारे बहुजन समाज के लोगों, महामानव तथागत बुद्ध ने कहा था, मृत्यु अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसको जाना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप स्वाभिमान सम्मान के साथ जिए नहीं जिए। मैं आपका प्यार आशीर्वाद देखता हूं। कल हम लोग घाटमपुर में थे। घाटमपुर कानपुर नगर का क्षेत्र है, कानपुर जिले में आता है। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान जुटे। गांव देहात में सभा हुई। सभा को देख के बहुत सारे लोग परेशान हुए, लेकिन जहां बहुत सारे लोग परेशान हुए वहां बहुत सारे लोगों के मन में प्यार, विश्वास, शक्ति भी पैदा हुई कि अब हम रुकने वाले नहीं, हमारी शक्ति बढ़ रही। पश्चिम के लोगों ने तो मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यह ऐलान करके बता दिया था कि अब हम रुकने वाले नहीं। लेकिन उधर भी कानपुर की तरफ भी, और अभी 29 तारीख को मैं आपको कह रहा हूं, नजर रखना, 29 तारीख को सीतापुर हरदोई में भी आप मेरी बात को याद रखना, बहुत शानदार कार्यक्रम आपका होने जा रहा है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
जब चुनाव आएगा लोग चुनाव की तैयारी करने आए, अच्छी बात आना चाहिए, लेकिन हमने तो 1 साल पहले से ही 2025 के शुरुआत से ये तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंकना है, क्योंकि ये सरकार गरीबों के लिए अच्छी नहीं है। ये सरकार 5 किलो राशन देकर लोगों के हक अधिकार को लूटना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये पैसा हमारी बहनों का है, इस मंच में बैठे नेताओं का है, गरीब जनता का है, कमजोर मजदूर का है। वो मजदूर जो सुबह मेहनत करता है, मजदूरी से पैसा कमाता है, टैक्स के रूप में लाखों रुपए सरकार को देता है, उन्हीं पैसों से बजट बनता है, बजट से योजनाएं बनती है, उन्हीं से एक योजना है जिनसे 5 किलो राशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मीडियम परिवार जो मध्यम वर्ग के परिवार है, वो भी कम से कम 5,000 रुपए का महीने में सामान खरीदता है। जब वो 5,000 रुपए का सामान खरीदता है, टैक्स इतने तरह के हैं कि लगभग 1250 रुपए सरकार के खाते में टैक्स के रूप में जाते हैं। 1250 रुपए लेके महीने में और 200 रुपए का अनाज देके सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर आप जनता के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो फिर जनता के चेहरों पे खुशहाली क्यों नहीं? आज भी 75 साल बाद आजादी के लोगों के पास पक्के मकान क्यों नहीं है? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की चलानी पड़ रही है। आज भी 75 साल बाद नौजवान सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है। इस सरकार की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना। नौजवानों के भविष्य को लूटने वाली है सरकार। जिस सरकार में अभी लेखपाल भर्ती आई, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के पद लूटने का काम इस सरकार ने किया, आरक्षण का घोटाला करने का काम किया। और सिर्फ घोटाला नहीं करती, जब घोटाला पकड़ा जाता है तो ये सरकार कहती है कि हमसे गलती हो गई है। आप कैसे सरकार चलाने वाले हो? आपसे हर भर्ती में गलती हो जाती है, पुलिस की भर्ती में गलती हो जाती है, दरोगा की भर्ती में गलती हो जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलती हो जाती है। गलती नहीं होती। ये सरकार कल भी पिछड़ों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी मुसलमानों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी दलितों के विरोधी थी, ये सरकार कल भी महिलाओं के विरोध में थी, ये सरकार कल भी किसानों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी मजदूरों के विरोध में थी, ये सरकार कल भी वकीलों के विरोध में थी, और आने वाले दिनों में भी ये सरकार वकीलों के विरोध में रहेगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? 1-1 हजार पद खा जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं, डकैती मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आज वकील साथियों ने मुझे रोका। वकीलों की मांग 50 साल से चली आ रही है। इनकी मांग यह है कि हमें यहां से 250, 300, 400 किलोमीटर, और सहारनपुर से तो 750 किलोमीटर पड़ता है हमारा हाईकोर्ट, लाहौर से 500 किलोमीटर पड़ता है, और सहारनपुर से 750 किलोमीटर पड़ता है। वकीलों की मांग यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में एक बैच बनी थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की एक बैच बना दी जाए। अगर आप सच में गरीबों के हितैषी हैं, आप चाहते हो कि न्याय के लिए लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, तो क्यों नहीं बनाते? केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, किसी से पूछने की कोई जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आप नहीं चाहते कि यहाँ के गरीब की जेब कटना बंद हो, इसलिए आप बनाना नहीं चाहते। वकीलों ने मेरे सामने मांग रखी कि भाई उठाओ। वकील साथी जानते हैं, मैंने पार्लियामेंट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनी, इस मांग को उठाया। उनकी दूसरी मांग ये थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इस मांग को भी जोर शोर से उठाने का काम पार्लियामेंट के माध्यम से किया। मैंने जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ हापुड़ में, जब वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ गाजियाबाद में, तो भी उनकी मांग को जोर शोर से उठाने का काम किया था। एक वकील होने के नाते मैं वकीलों के दर्द को समझता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप शक्ति देखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने कह रहा हूं, आप मन पक्का कर लीजिए। वकील का मतलब है उसकी एक ही जाति है, वकील। काले कोट वाले मन पक्का कर लो और मीटिंग बुला लो, और यहां से लखनऊ तक पूछ होगी, मैं आगे आगे रहूंगा आपके, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी
तब तक पीछे नहीं हटूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बार आप लोग तैयार हो जाओ, मन पक्का कर लो, आपको किसी नेता के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी मांग को पूरा करवा के ही हम लोग दम लेंगे। आप लोग एक बार मांग अपना मन पक्का कर लो। एक दिन अगर से काले कोट वाले अपने हक के लिए लड़ जाए तो अगले दिन सरकार चैन से सो नहीं पाएगी। प्यारे साथियों, इस देश में उसी की सुनी जाती है जो लड़ता। अगर आप सोचते हो सिर्फ ज्ञापन देने से बात बन जाएगी तो नहीं बनेगी। आप मन पक्का करो, हम लोग आपके साथ। एक वकील होने के नाते मैं आपके बीच में खड़ा हूं। जो लाठी आपकी तरफ चलेगी सबसे पहले सेना चंद्रशेखर आजाद का होगा, मैं आपको विश्वास दूंगा। और अगर वकीलों की तरफ गोली चलाने का कोई काम करेगा तो मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि पीठ नहीं होगी, सीने पे गोली आपका भाई आपके लिए खाने का काम करेगा। प्यारे साथियों, आज इस देश में, उत्तर प्रदेश में, इस देश में जो नौजवान, इस देश की रीढ़ है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के चरम पे, कोई सुनने वाला नहीं। अभी इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा था, आपने देखा होगा, यूपीएससी के बच्चे कर रहे थे। उनके बाल पकड़ पकड़ के किया तो पुलिस के लोगों ने, लेकिन मैं पुलिस के लोगों को इसलिए दोषी नहीं मानता क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन। नेता जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जो कहते हैं, मंत्री जो कहते हैं, विधायक सांसद जो सरकार के कहते हैं, उनको करना पड़ता। नहीं करेंगे सस्पेंड कर देंगे, नहीं करेंगे ट्रांसफर कर देंगे, नहीं करेंगे कोई मुकदमा लिखवा देंगे उनके खिलाफ। तो पुलिस तो सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार का है। कई बार उनको ना मर्जी के काम भी करने पड़ता है, लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आप भी संविधान का उल्लंघन मत क्या करें, क्योंकि हम हमारी निगाह सब पे, ऐसा नहीं कि हमारी निगाह नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आज कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने वाला ये ना समझे कि वो हमेशा पकड़ में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद, पकड़ा जाएगा, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। मेरी बात को आप याद रखना, खैर नहीं है, खैर नहीं है। आज अगर कोई नेताओं को खुश करने के लिए गरीबों पर जुल्म करेगा तो मेरी बात को याद रखना, ये सरकार उनको बचा नहीं पाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी और धूल में से नीचे से फायदे निकाल के कार्रवाई होगी। मेरी बात को आप याद रखना। और जो अच्छा काम करेगा उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देके उसको मजबूत करने का काम भी हम ही लोग करेंगे, संविधान को मानने वाले लोग करेंगे। मेरी बात कर, प्यारे साथियों, तो मैं नौजवान की बात कर रहा था। आपने अपने बच्चों को दूध रूपी खून पिला पिला के मेरी माओ ने बड़ा किया, और एक रोटी कम खाई क्योंकि महापुरुष कह गए, गाड़गे जी महाराज कह गए, फूले साहब कह गए, परमानंद लोधी जी कह गए। एक रोटी कम खाई, थाली नहीं तो हाथ करके खाई, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षा सेवी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपने पढ़ाया, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं। किसके पास जाए, किसको कहे? माँ बाप सोचते हैं सब कुछ तो इसके ऊपर लगा दिया, आज इसमें रोजगार नहीं, रोजगार कहां से आएगा? पिछड़े दलितों को जो आरक्षण मिलता था उससे डर के इस सरकार ने सारे विभागों को निजीकरण कर करके, प्राइवेट कर करके, प्राइवेट माफियाओं की भेंट चढ़ा दिया और चुन चुन के दलित पिछड़े कर्मचारियों को उस विभाग से निकालने का काम आज सरकार कर। और तो कोई सेफ नहीं है, पुलिस के भाई भी सेफ नहीं है, कभी भी कुछ भी कह देते, कह रहे थे अभी 55 साल वाले को निकाल देंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये पूरी सरकार सरकारी राष्ट्रीयकरण के विरोध की सरकार, इसलिए जानबूझ के कर्मचारियों को निकाल के विभागों को खत्म करना चाहती है। और जब निजीकरण होगा तो निजीकरण का अभी उदाहरण आपने देखा, हजारों रुपए के टिकट खरीद के इंडिगो ने किस तरह बेबस जो है बहनों, भाइयों, बच्चों को और बुजुर्गों को एयरपोर्टों पे करने का काम किया। ये भी आपने सब अपनी आंखों से देखा। महंगा टिकट खरीदा लेकिन पानी पीने के लिए नहीं दिला पाए, बच्चों को दूध की व्यवस्था नहीं करा पाए। प्राइवेट सिस्टम पे किसी का जोर नहीं है। मेरी बात को आप याद करें। आज अरावली का मुद्दा चल रहा है। अरावली जो लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से पूरा रेगिस्तान और रेगिस्तान से आने वाली बड़ी बड़ी आंधियां हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली को छू नहीं पाती, उस अरावली को खनन की भेंट चढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को फिक्र नहीं है। आज मनरेगा के जरिए
जो आपको शक्ति मिली थी गांव में 100 दिन रोजगार की, उस रोजगार को छीनने का काम सरकार ने किया। सरकार क्या कहती है सुनो, गौर से सुनो। सरकार कह रही है 100 की जगह 125 दिन रोजगार देंगे। कह रहे हैं हमने तो योजना अच्छी बना दी, लेकिन ये नहीं बता रही पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब सरकार ने कहा 60% पैसा हम लोग देंगे, 40% राज्य सरकार देगी। और आपको खुशी होनी चाहिए जान के कि जिस उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं उस उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख करोड़ का कर्ज अपने ऊपर लिया। कितने पैसों का? 8 लाख करोड़ में कितनी जीरो है? जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में था। 8 लाख करोड़ का कर्ज, यानी कि हर व्यक्ति पे, छोटे बच्चे पे, छोटी बच्ची पे भी जो कल पैदा हुए 31,000 रुपए का कर्ज इस सरकार ने उनको विकास के रूप में उनके ऊपर थोपने काम किया है। जिस सरकार में पैसा ही नहीं है, जो सरकार कल पे चल रही है, कल वो कहां से मजदूरों को मजदूरी दे देगी, कहां से रोजगार दे देगी? इसका मतलब इस योजना को भी बर्बाद करने का काम इस सरकार ने जानबूझ के किया। आज कोई पूछने वाला नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था, कोई कहीं घुस जाता है, कोई धार्मिक आजादी नहीं है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई धार्मिक आजादी नहीं। कोई मस्जिद में घुस जाता है, कोई गुरुद्वारे में घुस जाता है, कोई गिरजाघर में घुस जाता है और जाके उसको कहता है धर्मांतरण बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो। ऐसी ठेकेदारी सरकार ने लोगों को दे दी है कि लोगों को जाके पीट के मारने काम कर रहे, कोई दाढ़ी के नाम पे, कोई टोपी के नाम पे, पशु के नाम पे, और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके विपरीत अगर आप उनसे ही सवाल कर लोगे तो उनके आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। ये हाल हो गया। आप जानते हो ये सरकार अभी कह रही थी कि हम बाबा साहब की मूर्ति का प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन की बात करने वाली सरकार ये नहीं कहती कि हम अपनी विचारधारा के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ना बंद कर दो। ये बात सरकार नहीं करती। और कितनी जैसी आपको मैं बताता, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे जिन गांव में पहले शोभा यात्रा नहीं थी, कार्यक्रम नहीं होते थे, आज अगर वो कार्यक्रम करना चाहे तो परमिशन नहीं मिलती है। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। मिलती है क्या? बताओ, मिलती है क्या? जिस गांव में लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, कम पढ़े लिखे थे, आज पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं और बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं, गुरु रविदास जी का सम्मान करना चाहते हैं, गुरु कबीर जी का सम्मान करना चाहते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती मनाना चाहते हैं, परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? इन महापुरुषों से आप डरते क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े हालात खराब है। अब तो नकली दवाइयों के जरिए 100 बच्चे की जान लेने का काम ये सरकार कर रही है। आपके सब सामने है। जिन बच्चों को आप अपना भविष्य मानते हो वो नकली भ्रष्टाचार की दवाइयों के पेट चढ़ने काम हो रहा है। आप इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हो। मेरे सामने मुझे मेरे बहुत से नौजवान नेता दिखाई दे रहे हैं, वो जो आज वॉलंटियर काम कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप ये समझ लो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आज के कार्यक्रम को वॉलंटियर करने की नहीं, आपकी जिम्मेदारी घर घर जाकर लोगों को जगाने की, लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की कि किस तरह से हम लोग ताकतवर बन सकते हैं। आपने इसी मंडल में बिजनौर जिले के नगीना में जाके मेहनत करके उस वोट को तैयार करने का काम किया, तो आपके हिस्से में क्या आया? आपके हिस्से में यह आया कि अगर आज आपकी तरफ कोई आज लाठी उठती है तो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ आवाज उठती है। ये आपके हिस्से में आने का काम है। आपके हिस्से में क्या आया? जब आपके अधिकारों पे कहीं सरकार का बुलडोजर चलता है तो आपके पक्ष में और सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में एक आवाज गूंजने का काम करती है। यह कैसे संभव हुआ? जब आपने वोट देकर ताकत बनाने का काम किया। मैं आपसे अपील करने आया, कब तक लुटते रहोगे? कब तक पिटते रहोगे? कब तक सताए जाते रहोगे? अब समय आ गया है कि आपको अपने पैरों पे खड़े होने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप आज के हालातों में खुश हैं, फिर कोई जरूरत नहीं, ना सरकार बदलो ना हालात बदलो। और अगर आपके आज के हालातों में खुश नहीं हो तो फिर हालात बदलने के लिए सरकार। एक बार जब आप हालात बदलने के लिए घर से निकलोगे, सरकार बदलोगे, भाईचारा बनाओगे, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि किसी मां बहन को अपना घर चलाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उस मां को, उस बहन को घर पे रोजगार पहुंचाने का, रोजगार दिलाने का, सम्मान का जीवन दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए
पढ़ी लिखी बहनों को रोजगार, और जो नहीं पढ़ी है पढ़ रही है उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करे। हमारे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में। आप जानते हैं मैं बिल लेके आया पार्लियामेंट में कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के तरफ बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए। मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाता रहा कि SC ST OBC के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार है दोनों कानों पे हाथ रख के बैठी है कि इस सरकार को कुछ सुनता नहीं है। और भगत सिंह जी ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, और लोकतंत्र में धमाका इतनी शालीनता से होता है, इतने चुपके से होता है, पर्दों के बीच में होता है कि जब नगीना में वो धमाका हुआ था तो EVM का बटन नीला हो गया था। आपको मेरी बात को याद रखना है। लोकतंत्र में धमाके गोरों से नहीं होते, लोकतंत्र में धमाके बटन दबाने से होते हैं, बटन दबाने से। जहां आप आजाद समाज पार्टी का बटन दबाओगे, ये गुंडे प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेशों की तरफ भाग जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये तभी संभव होगा जब आप अपने बच्चों की परवाह करोगे। आप याद करो बाबा साहब, याद करो। मैं घर घर जाके बता रहा हूं, मीटिंगों में बता रहा हूं, इंटरव्यू में बता रहा हूं, लाइव के माध्यम से बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है किसी से। कोई अगर आप पे सवाल खड़ा करता है तो अपने बच्चे को काबिल बना पढ़ा लिखा के कि वो सवाल का जवाब आंख से आंख मिला के दे सके, अपने बच्चे को काबिल बना। मैं आपको बताना चाहता हूं नौजवान साथियों, गौर करो। इस देश में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने % लोग वोट करते थे? जोर से बताओ, बोलना सीखो, जोर से बताओ। कितने % लोग? 3% लोग। देश को जानना चाहिए, मीडिया को जानना चाहिए, नेताओं को जानना चाहिए, बहनों को जानना चाहिए, युवा नेताओं को जो भविष्य है समाज का, प्रदेश का, देश का, क्षेत्र का, उनको जानना चाहिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।